Hello, dear students. Again, I welcome you in Solve Paper Series for Physical Education PGT और यूपी सेट एग्जाम्स के लिए। तो हमने पहली सीरीज में 5 क्लासें की थी, जिसमें हर एक पार्ट में आपके 10-10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इस पार्ट में हम स्पोर्ट ट्रेनिंग से लेके क्वेश्चंस करेंगे और ये छठी क्लास है पेपर सीरीज 2 की। ठीक है, ये जो कौन सी है, ये हम सीरीज 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, सीरीज 2 को हम 50-50 क्वेश्चन करेंगे हर एक पार्ट में, और 3 पार्ट में इस सीरीज को हम खत्म कर देंगे। तो ये पार्ट जो है वो पार्ट 1 है। ओके, चलिए तो अब पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। आई होप दैट कि पिछली सीरीज जो है वो आपने अच्छी तरह से की होगी, और जो कंटेंट मैंने उसमें डिलीवर किया है, अगर आप उसको करेंगे तो ये आगे आने वाली सीरीज जो है उनमें हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक जो ऑप्शन था उस ऑप्शन को हमने वहां पे डिस्क्राइब किया था बहुत अच्छी तरह से, काफी लेंदी वे में। तो आपको आई होप दैट कि कोई परेशानी उसमें हुई नहीं होगी। इसमें हम बहुत इजी क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि जो फाउंडेशन लेवल है वो एक तरह से मजबूत हो जाए, और फिर उसके बाद जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड क्वालिटी और डिफिकल्टी लेवल भी अब हमारा बढ़ता जाएगा धीमे धीमे। ये सीरीज जो है इसको थोड़ा क्विक करेंगे, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्लास लंबी नहीं हो, तो इसमें कम एक्सप्लेनेशन पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा आपके हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए बेहतरीन। पहला क्वेश्चन, इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच द एथलीट इंप्रूव देयर फिटनेस टू मीट द डिमांड ऑफ देयर स्पोर्ट्स। वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसमें एथलीट अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए फिटनेस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, किसके लिए? एक स्पोर्ट्स के पर्टिकुलर लेवल को अचीव करने के लिए। तो वो क्या है? स्पोर्ट ट्रेनिंग, बी वार्म अप, वार्म डाउन और फिजिकल एक्टिविटी। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग बिल्कुल सही है, ये स्पोर्ट ट्रेनिंग ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्पोर्ट ट्रेनिंग में बाकी सारी एक्टिविटी आप देखिए, वार्म अप जो है वो स्पोर्ट ट्रेनिंग का ही पार्ट है, फिजिकल एक्टिविटी भी स्पोर्ट ट्रेनिंग का पार्ट है, और वार्म डाउन कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, स्पोर्ट ट्रेनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अदर नेम ऑफ पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग। पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग का दूसरा नाम क्या है? विग्रस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जंप ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिंग। ठीक है, ओवरलोड ट्रेनिंग। तो इसका जंप ट्रेनिंग जो होता है, इसका दूसरा नाम होता है पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग का। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एक्सरसाइज बेस्ड अराउंड द मसल एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन अ शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल एज द गोल ऑफ इंक्रीज बोथ स्पीड एंड पावर। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, सर्किट ट्रेनिंग, मस्कुलर ट्रेनिंग, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिंग। अब देखिए इसमें आप देखिए कि मसल्स एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स और शॉर्टेस्ट टाइम, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगे और शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये किसमें होता है? ये पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग में होता है। इसमें कई एक स्टेशन हम बनाते हैं और हम फास्ट कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इसको कम से कम टाइम में मैक्सिमम फोर्स के साथ इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इसका पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओवरलोड क्यों करते हैं हम? ओवरलोड बेसिकली हम लोड को धीमे 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 बढ़ाते हैं। ठीक है, और बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि जो पिछला लोड होता है वो स्टेब्लिश हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो जब ऑटोमेटाइज हो जाता है तो हम वेट को जो है वो इंक्रीज करते हैं। अगर हम वेट इंक्रीज नहीं करेंगे, इवन दैट एक कॉन्सेप्ट भी है, अगर मिनिमम जो है वो 30% अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के 30% से कम वेट के साथ अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो हमारी स्ट्रेंथ पे कोई भी मतलब जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा, स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरसाइज परफॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किस टाइप की एक्सरसाइज होती है? एक्सरसाइज बेसिकली दो बड़ी अगर कैटेगरी देखी जाए तो उसमें एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज होती है। एरोबिक एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइज जिसमें कि हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा अवेलेबल होती है। ठीक है, if the oxygen quality or the quantity is not sufficient to perform a particular physical exercise, that exercise is known as anaerobic exercise। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज इन विच द मसल शॉर्टन देन द नॉर्मल साइज इज कॉल्ड। अच्छा, मसल शॉर्टनिंग और लेंथनिंग दो टाइप की होती है। ठीक है, चाहे वो कंसेंट्रिक हो सकती है, इसेंट्रिक हो सकती है। ठीक है,
तो कंसेंट्रिक क्या होती है, मतलब एक ही जैसे सर्कल, मतलब जिनका कुछ इस टाइप का एक सर्कल्स बनाए जाएं जिनके सेंटर जो है वो सेम हो, तो उनको क्या बोला जाता है, कंसेंट्रिक। ठीक है। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो आपका सर्कल है वो सेम ओरिजिन पॉइंट के साथ उसकी रेडियस जो है वो कम होती आएगी। ठीक है, उसको कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा। इसेंट्रिक मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। क्यों, कि मसल शॉर्टनिंग हो रही है। अगर शॉर्टनिंग की जगह अगर मसल लेंथनिंग हो रही होती तो इसी का आंसर जो है वो इसेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, चलिए बेहतरीन, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज इन विच द मसल लेंथ इन देन दैट ऑफ नॉर्मल साइज। तो अभी हम पिछले में हमने ये एक्सप्लेन किया ही था कि कंसेंट्रिक हमने किया था, इसेंट्रिक किया था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक, क्योंकि आपको पता ही है, जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। आइसोमेट्रिक, आइसो काइनेटिक और आइसोटोनिक, ये जब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएंगे तब हम उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, गुड, बेहतरीन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज इन विच द मसल स्ट्रेंथ नॉर्मल साइज इज कॉल्ड। एक्सरसाइज इन विच द मसल लेंथ इन देन नॉर्मल साइज। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन भाई, फिर दोबारा से। तो इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, इसेंट्रिक। गुड, बढ़िया। द फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट एड इज। अच्छा, फर्स्ट एड जब हम देते हैं, जैसे किसी को चोट लगी हुई है, तो पहली जो उसको सुविधा हम प्रोवाइड कराएंगे वो क्या कराएंगे, टेम्परेचर उसको देंगे, क्लोथ रिमूव करेंगे, ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे, या ऑल ऑफ दैट। तो इसमें सबसे पहले अगर किसी को खून निकल रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो ब्लड है, ब्लड की जो एमिशन है, ठीक है, जो ब्लड स्क्वीजिंग हो रहा है उसको हम रोक पाए। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ब्लड ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। राइट। द नेम ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू द इंजरी पर्सन बिफोर अराइवल ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के अराइवल से पहले, अगर डॉक्टर आ रहा है उससे पहले, मतलब किसी को चोट लगी और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, सबसे पहले अगर आपने उसको देखा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, ना कि उसको मसाज, सर्जरी और थेरेपी वगैरह देंगे। क्योंकि मसाज, सर्जरी और थेरेपी जो है वो बाद के पार्ट हैं, पहले उसको फर्स्ट एड देंगे जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फर्स्ट एड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द मसल एंड द टिश्यू आर इंजर्ड इन एथलेटिक इंजरी। एथलेटिक इंजरी में मसल और टिश्यू जो है वो कितने परसेंट इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं, वो 80% आंसर हो जाएगा इसका। फैक्चुअल क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपिरेटरी। अच्छा, तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट लेते हैं, 21%। जब उनको एक्सहेल करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है बाहर, तो ऑक्सीजन लगभग 4% जो होती है वो कंज्यूम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। ठीक है, तो वो 4.03% हो जाती है। तो ऑक्सीजन का कन्वर्जन हो जाता है किसके साथ, वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपायरेटरी की कंडीशन में जो एक्सपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, वो कितना होता है, 16% होता है। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये नहीं आपने आंख बंद की और झट से 21% आपने आंसर मार दिया। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन इम्पोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी। हाँ, ये अच्छी बात है एकदम। अब इसके लिए क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो कितने परसेंट हम, अब देखिए सीधा सीधा कह रहा है, इम्पोर्ट का मतलब सांस लेना अंदर की तरफ। ठीक है, तो जो अमाउंट अवेलेबल होगी आपके एनवायरनमेंट में वही तो अमाउंट हम ले पाएंगे। तो कितनी अवेलेबल होती है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी होती है 21%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 21%। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑक्सीजन इन लंग्स। अच्छा, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 5% का होता है। राइट, चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, द एक्टिविटी इन विच द सफिशिएंट ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द बॉडी, द एनर्जी सिस्टम इज कॉल्ड। अच्छा, एनर्जी सिस्टम जैसे एटीपी पीसी सिस्टम हो गया, एनारोबिक सिस्टम हो गया, एरोबिक सिस्टम हो गया, तो इसी तरह के सिस्टम में से आप इसको करिए कि सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड करी जाए बॉडी को, तो एनर्जी सिस्टम को हम कौन सा वाला एनर्जी सिस्टम कहेंगे, एरोबिक एक्टिविटीज। ठीक है, एरोबिक एक्टिविटीज हो जाएंगी। गुड, वेरी नाइस, क्योंकि
जब हमें ऑक्सीजन पूरी प्रोवाइड हो रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरह की एक्टिविटी होती है। अगर ब्रॉड कैटेगराइजेशन करें हम फिजिकल एक्टिविटी का, तो दे आर एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, तो यहाँ अगर फुल ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, वी आर सपोजिंग टू डू द एरोबिक एक्टिविटीज। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिविटी इन विच द सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू द बॉडी, द एंट्री सिस्टम इज। इसको आप देखिए गौर से। तो अभी हमने किया था कि अगर हम पूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो क्या है, एरोबिक एक्टिविटी। अगर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगी, वो एनारोबिक एक्टिविटी। अच्छा, एनारोबिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ एक सवाल और देख लीजिए आप। जैसे जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली एक्टिविटीज होती हैं, जैसे 100 मीटर की रेस होगी, वो एनारोबिक एक्टिविटी का पार्ट होगी। ठीक है, गुड। अच्छा, एनारोबिक एक्टिविटी का ये मतलब नहीं होता है कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑक्सीजन होती है उसका यूज उसमें नहीं होता है। जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, उसी ऑक्सीजन का यूज जो है वो उसमें होता है। क्योंकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जो इनकलकेशन होता है बॉडी में, वो तभी हो पाएगा जब हमारी एक्टिविटी है मोर देन 1 मिनट के आसपास की हो, 1 या 2 मिनट से ज्यादा की एक्टिविटी हो। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनारोबिक वर्क। ठीक है, गुड। द रीजन ऑफ लो स्पोर्ट परफॉर्मेंस। अगर स्पोर्ट परफॉर्मेंस है किसी की, वो लो कब होगी, ओवरलोड, बिल्कुल बात सही है। अगर लिमिट से ज्यादा लोड होगा तभी भी होगी। ओवर यूज की वजह से भी परफॉर्मेंस जो होगी वो आपकी डिग्री होगी। अंडरलोड, अगर अंडरलोड है तो भी, मैंने आपको बताया था अभी, अगर आप लोड ट्रेनिंग कर रहे हैं और लोड ट्रेनिंग इज जस्ट बिलो 30% ऑफ योर मैक्सिमम, तो द लोड विल नॉट इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इज कॉल्ड 52 वीक्स एनुअल प्लान। अच्छा, इसको अच्छा, क्या होता है आपका, जब ईयर प्लान हो या 52 वीक्स प्लान हो, तो इन सब, ये जितने भी प्लान होते हैं ट्रेनिंग साइकिल के, जो प्लान होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। किसमें, मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल और माइक्रो साइकिल। ठीक है, माइक्रो का मतलब जो होता है वो 3 to 7 डेज का होता है। वीक प्लान होता है वो 3 to 7 वीक का होता है। ठीक है, या 3 to 5 वीक का भी हो सकता है। और ईयर प्लान या फिर 52 वीक्स का भी हो सकता है। और जो ओलंपिक के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है, 4 ईयर का प्लान है, तो वो भी आपका क्या होगा, आपका वीकली या एनुअल प्लान उसको बोलेंगे। और उसको जेनेरिक कैटेगरी में अगर बोले हम तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो साइकिल। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रो साइकिल। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इज कॉल्ड। सबसे छोटी वाली साइकिल अभी मैंने बताई थी आपको, क्या बोलते हैं, माइक्रो साइकिल। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ ट्रेनिंग साइकिल ऑफ 3 to 6 वीक। अच्छा, 3 to 6 वाली वीक को क्या बोलेंगे, मीजो साइकिल। अभी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने ये। द नेम ऑफ ट्रेनिंग साइकिल 3 to 10 डेज, 3 to 10। अच्छा, इसको याद रखिए आप, 3 to 10 की जगह अगर 3 to 7 भी आ जाता है तब भी इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो साइकिल ही होगा। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो, उसका अटैक एज के, किस एज के बच्चों को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो वो 12 साल से कम के बच्चे जो होते हैं उनको स्मॉल पॉक्स ज्यादा होता है। और इससे ज्यादा वालों को, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में ये देखा गया है कि जो चिकन पॉक्स उनमें पाया जाता है। ठीक है, वेरी नाइस। अगला देखते हैं 21 क्वेश्चन, मिजल्स स्प्रेड ड्यू टू। जो मिजल्स है वो किसकी वजह से होता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये रूबेला वायरस की वजह से होता है। ठीक है, कॉलेरा स्प्रेड ड्यू टू। तो ये कॉलेरा किसकी वजह से, ये तो एकदम ऐसे मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद करने पड़ेंगे। वाइब्रो कॉलेरा की वजह से होता है ये। ठीक, टाइफॉइड किसकी वजह से, सोलेमनेला की वजह से होता है। इसको भी आप याद रखिए। द इंजेक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स शुड बी गिवन विद इन द मंथ ऑफ। कितने महीने के अंदर जो है वो आपका स्मॉल पॉक्स का जो इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन है, वो दिया जाना चाहिए। तो ये 6 महीने के अंदर आपको लग जाना चाहिए। इज कॉल्ड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा आपकी रेसिस्टेंस अगर लग रही है तो वो कौन सी टाइप की स्ट्रेंथ आपकी होगी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, सिर्फ स्ट्रेंथ बोलेंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब देखिए, एक्सट्रीमली का मतलब मैक्सिमम, एक तरह से मैक्सिमम रेसिस्टेंस लग रही है तो क्या होगी, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में अगर आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं तो वो आपकी क्या होगी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ किन लोगों की ज्यादा होती है, जैसे आपकी
वेट लिफ्टर्स हुए, क्लीन एंड जर्क जब वो उठाते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गई, उसमें आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहे एग्जांपल इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड ट्रेनिंग। अच्छा, स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन किसमें होता है? अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है वो स्पीड और इसका कॉम्बिनेशन होता है। शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो अप्लाई करना। हु डिड स्टार्ट सर्किट ट्रेनिंग का जो मेथड था वो किसने स्टार्ट किया था? तो इसके राइटर कौन है? वो मॉर्गन एंड एडमसन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द सिंगल पीरियडाइजेशन इज। सिंगल पीरियडाइजेशन में क्या होता है? वन ट्रांजिशनल। अच्छा, क्या होता है कि जितने हम पीरियडाइजेशन होते हैं, ठीक है, उतने पीरियडाइजेशन में मैक्सिमम हम करते क्या है कि अगर एक सिंगल पीरियडाइजेशन है तो उसमें एक ट्रांजिशनल फेज होता है। ट्रांजिशनल फेज का मतलब क्या होता है? पहले हम प्रिपरेटरी फेज से फिर मास्टरी फेज तक जाते हैं, ठीक है, और कंपटीशन फेज। कंपटीशन फेज के बाद हम अपने जो एथलीट हमारा रहता है उस एथलीट को करते क्या है, हम बेसिकली हम उसको रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो अगले आने वाले कंपटीशन के लिए फिर दोबारा से प्रिपेयर हो सके और उसको ओवरलोड की प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल पीरियड क्या है? एक तरह से आपका रिलैक्सेशन पीरियड है। तो ये हर सिंगल पीरियडाइजेशन में एक बार रिलैक्सेशन दिया जाएगा, डबल पीरियडाइजेशन है तो 2 बार, ट्रिपल पीरियडाइजेशन है तो 3 बार, और मतलब उससे ज्यादा ट्रिपल पीरियडाइजेशन तक ही मोस्टली रखते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में ही डिवाइड करते हैं। तो अगर मल्टी पीरियडाइजेशन भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कभी, तो आप ध्यान रखिए कि 3 से ज्यादा आपके ट्रांजिशनल पीरियड नहीं होते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली आप उस क्वेश्चन को याद रखें। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल पीरियडाइजेशन अभी मैंने आपको बताया, तो 2 ट्रांजिशनल पीरियड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शुड बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी विद मैक्सिमम लोड। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ और मैक्सिमम लोड के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आप जो है 70 to 80% से ज्यादा नहीं जा सकते। वो आपकी अपर लिमिट है एक तरह से। अगर आप जाएंगे तो आप डिटोरिएट करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी विद सब मैक्सिमल। मैक्सिमल हो सब मैक्सिमल हो उतना ही वो रहता है लगभग। ठीक है, तो 75 से वो 85% तक थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। द रेस्ट ब्रेक्स गिवन टू द मल्टीप्रोडाइजेशन। मल्टीप्रोडाइजेशन में कितने? 3 से ज्यादा ब्रेक आपको नहीं दिए जाते हैं, 3 आपको ब्रेक दे देते हैं। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, ये क्या था क्वेश्चन? द रेस्ट ब्रेक गिवन विद सिंगल पीरियडाइजेशन में एक ही रेस्ट ब्रेक दिया जाता है। द कंपोनेंट इफेक्ट इन द स्पीड ऑफ रिकवरी इज। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द कंपोनेंट अफेक्ट। अच्छा, इसमें दो एक वर्ड आता है, ये अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। इफेक्ट का मतलब होता है आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। तो आपकी जो स्पीड की रिकवरी है उसमें बाधा प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझिए। नेचर ऑफ लोड, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, ठीक है, फिटनेस, लाउड, ऑल ऑफ दी। तो इसमें हेल्थ और फिजिकल फिटनेस जो कंपोनेंट हैं आपके, वो दोनों के दोनों जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तभी भी आपकी स्पीड की जो रिकवरी है वो अच्छी नहीं होगी। फिजिकल फिटनेस अगर आपकी अच्छी नहीं है तो भी आपकी नहीं होगी। ठीक है, नेचर ऑफ लोड ऑफ कोर्स इसका पार्ट है, लेकिन नेचर ऑफ लोड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नेचर ऑफ लोड हम जो है घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एंटायर फिजिकल फिटनेस और हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप लोड के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। चलिए, अरे क्या हुआ? हाँ बेटा, ठीक है, ठीक, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटेंसिटी शुड बी द स्ट्रेंथ एंडोरेंस ट्रेनिंग। मतलब स्ट्रेंथ एंडोरेंस की ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपकी इंटेंसिटी जो है वो 40 to 60% होनी चाहिए, नॉट मोर देन 60%। मतलब 60% से ज्यादा अगर आप करेंगे तो आप एंड्योरेंस डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कम से कम इंटेंसिटी के साथ मैक्सिमम टाइम तक आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेच करनी है अपनी ट्रेनिंग, ठीक है, ताकि आप जो है आपकी जो कार्डियो कार्डियो टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे आप इंड्यूर कर पाए अपनी परफॉर्मेंस को, ठीक है, स्ट्रेंथ को। गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसिटी शुड बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ व्हाइल एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अलोंग विद। अच्छा, वेरी नाइस। इसको देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ while explosive and strength training is also at R.
ये क्या कह रहा है, जब स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग जो है आपकी चल रही है, ठीक है, तब आपकी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए कितनी होनी चाहिए। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। आंसर आप इसका खुद मुझे सही आंसर कमेंट बॉक्स में करके देंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हम इसका आंसर कर चुके हैं। तो इसका आंसर मैं आपको राइट नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वो आंसर गलत होता है देन आई विल गिव यू द करेक्ट फिगर। ओके, वेरी नाइस। अरे कहाँ जा रहा है भाई, चलिए। एनी परफॉर्मेंस एंड द मूवमेंट इन मिनिमम टाइम इज कॉल्ड। एनी परफॉर्मेंस मतलब कौन सी परफॉर्मेंस मूवमेंट है जो बहुत कम टाइम में किया जाता है। तो कम टाइम में ज्यादा कोई चीज कर देना, वो किसका पार्ट होती है, स्पीड का पार्ट होती है। तो आंसर बी सही हो जाएगा इसका। राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोलैंग्ड स्टेमिना इज कॉल्ड ड्यूरिंग द फटीग। ये एंडोरेंस हो गया, सीधा सीधा सिंपल है। क्योंकि इसमें होता क्या है, चलो इतना सोच लीजिए कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो हम लंबे समय तक करते हैं। प्रोलॉन्ग वर्ड अगर जुड़ जाएगा जहाँ पे, समझ लीजिए द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट एंड्योरेंस। राइट, स्टेमिना इज कॉल्ड ड्यूरिंग द फटीग इज सम स्पेसिफिक गेम। अब आप इसको समझिए, स्टेमिना कॉल्ड ड्यूरिंग फटीग मतलब आपकी फटीग को ओवरकम करने का स्टेमिना, स्पेसिफिक स्टेमिना, लंबे समय के लिए। तो अगर जेनेरिक जेनेरिक फटीग है, ठीक है, उसका स्टेमिना को ओवरकम कर रहे हैं हम, इसके लिए लंबे समय के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, जनरल इंडोरेंस। ठीक है, अगर दो चीजों के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव इंडोरेंस। और अगर स्पेसिफिक गेम के लिए हम देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक इंडोरेंस। तो क्या हो जाएगा, आंसर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन द एंडोरेंस इज कॉल्ड। नेम ऑफ एबिलिटी, वो कौन सी एबिलिटी है जो एंडोरेंस को मेंटेन करके रखती है। तो क्या हो जाएगी ये, एरोबिक एंडोरेंस। क्यों, क्योंकि ये लंबे समय की बात कर रहा है, ठीक है। और लंबे समय की ज्यादातर एक्टिविटी सारी क्या होती है, एरोबिक एक्टिविटी होती है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। एनारोबिक एक्टिविटी जो होंगी वो शॉर्ट टाइम के लिए होंगी, जिसमें कि हमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का यूज नहीं करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय। इंटेंसिटी किसके द्वारा मेजर की जाती है, स्पीड, हाइट, डिस्टेंस, मतलब ऑल ऑफ दैट, सारी चीजें इसमें आती हैं कि कितनी, जैसे अब ये हो गया कि छोटी डिस्टेंस को जल्दी कवर करना है, छोटी हाइट को जल्दी कवर करना है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस, स्पीड, हाइट, सारी चीजें जो है वो इसका पार्ट रहेंगी। वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय, वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है, ठीक है, डिस्टेंस में, ड्यूरेशन में, फ्रीक्वेंसी में, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। वॉल्यूम मतलब ज्यादा डिस्टेंस हो गई तो ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा एक तरह से, ज्यादा ड्यूरेशन हो गई तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक तरह से एक क्वांटिटी है, ठीक है। और उस क्वांटिटी में ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो गुड्स हमारे पास है उसका हम यूज कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से ड्यूरेशन जो है वो तय करती है कि कितना वॉल्यूम है, या क्वांटिटी तय करती है, क्वालिटी तय करती है कि कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम, ओके। 43, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ ओवरलोड इज। ओवरलोड का रिजल्ट क्या होता है। अब देखिए, ओवरलोड, अगर आप ओवरलोड में हैं, अगर आप उतना लोड जितना कि आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑफ कोर्स आपको उतनी भूख नहीं लगेगी, ये बात बिल्कुल सही है। आपको लॉस ऑफ स्लीप भी होगा, क्योंकि आप मेंटली उतने रिलैक्स नहीं होंगे कि आप सो पाए। और लॉस ऑफ वेट, तो वेट का लॉस भी आपको होना भी तय है, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किल रिलेटेड टू द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। अच्छा, इसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो जनरल फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं और दूसरे होते हैं स्किल रिलेटेड कंपोनेंट, ठीक। तो ये बात क्या कर रहा है, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट, ठीक है। तो स्किल रिलेटेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिएक्शन टाइम, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, ये सारे के सारे उसके पार्ट नहीं है, ठीक है। जनरल हेल्थ के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें आपकी जो है वो अलग 6 कंपोनेंट आते हैं, 6 कंपोनेंट आते हैं, और उसमें 5 कंपोनेंट आते हैं, जो लगभग शायद पहली या दूसरी क्लास थी तभी मैंने उनको डिफाइन किया था। तो उस क्लास के थ्रू जाके आप वहां से देख सकते हैं इसके कंपोनेंट क्या क्या होता है। टू इम्प्रूव द एंडोरेंस यू हैव टू परफॉर्म, मतलब
आपको अगर एंड्योरेंस बढ़ानी है तो आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? लो वेट विद हाई रेपिटेशन, हाई वेट विद लो रेपिटेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दैट। अब इसको देखिए आप गौर से। अगर इंटेंसिटी का मतलब ये होता है इम्प्रूव, अगर एंड्योरेंस की बात हो रही है तो आप ये बात हमेशा समझ लीजिए कि एक्टिविटी की रेपिटेशन हमें ज्यादा करनी है, ठीक है? तो लो रेपिटेशन वाला खत्म हो जाएगा, स्ट्रेचिंग का कोई मतलब ही नहीं है, स्ट्रेचिंग से आपकी एंड्योरेंस नहीं बढ़ती, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, लो वेट और हाई रेपिटेशन। मतलब थोड़े वेट के साथ अगर हम लंबे समय तक करेंगे तो हमारी जो एडेप्टेबिलिटी होगी लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है? परफॉर्मेंस ट्रेनिंग टू अचीव द फॉलोइंग एक्सेप्ट। परफॉर्म ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किसके लिए परफॉर्म की जाती है? टू अचीव, क्या चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं ट्रेनिंग के थ्रू? टू लूज वेट, ठीक है, लूज वेट के लिए ट्रेनिंग की जाती है। आप देखिए जिम में आज के टाइम में बहुत सारे जो हाई हैवी वेट लोग हैं वो क्या करते हैं, वेट लॉस ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है? टू अचीव द स्पोर्ट एम्बिशंस, बिल्कुल आपके जो भी एम्बिशन आपने सेट किए हुए हैं उनको अचीव करने के लिए हम स्पेसिफिक टाइप की ट्रेनिंग्स करते हैं, जिससे कि हम वो जो गोल और टारगेट जो हमने सेट किया हुआ है उसको हम विद इन गिवन टाइम पीरियड हम उसको अचीव कर पाए, ठीक है? टू रेलिवेट द टेंशन, टू रिलीव द टेंशन, हाँ टेंशन रिलीव करने के लिए भी माइंड रिलैक्सेटिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है? मेंटल ट्रेनिंग्स होती हैं काफी, या आप साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी आज के टाइम में काफी पॉपुलर है। और रिवर्सिबिलिटी, ये नहीं होता, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी परफॉर्मेंस जो पीक लेवल पे चल रही है वो क्या करे, वो रिवर्सिबिलिटी के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन करना चाहेगा, तो ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है? तो रिवर्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम्स क्या हैं? एट्रोपी, फटीग, शोरनेस और डिप्रेशन। अब इसको समझिए पहले, एट्रोपी क्या होती है मैंने पहले ही बताया था कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज का मतलब कम होना, ठीक है? ये एट्रोपी में आता है। हाइपोट्रोपी में क्या बताया था मैंने, एक होती है हाइपरट्रोपी, हाइपरट्रोपी में मसल जो जो साइज होता है वो बढ़ता है, हाइपोट्रोपी में कम होता है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ टिश्यू जो है वो कम होता है एट्रोपी में। फटीग में क्या होता है आपका, कि आपकी जो विल है करने की वो जो है मतलब कम होती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप जो है कोई एक्टिविटी जो परफॉर्म करने जा रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? दूसरी है शोरनेस। अब इस शोरनेस को आप समझिए, शोरनेस में और पेन में क्या फर्क है? तो शोरनेस जो होती है वो आपकी मसल्स में होती है, पेन आपका बोन और मसल्स दोनों में हो सकता है। तो ये अगर आपको कंफ्यूजन कुछ भी हो तो आप इसको आज अभी जो है वो क्लैरिफाई इसके थ्रू कर लीजिए, ठीक है? डिप्रेशन क्या है, कंडीशन है, सेट ऑफ साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें कि हम जो है अपनी क्या बेहतर जो डिसीजंस लेने हैं मेंटली वो हम नहीं ले पाते हैं, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है वो हमारी कुछ हद तक उतनी अच्छी तरह से मेंटल मैनिपुलेशन नहीं कर पाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, ठीक है? गुड। अभी आप कई बार सुनते भी होंगे कि अरे यार मैं तो वो बंदा डिप्रेशन से में चला गया, मतलब अच्छा प्लेयर था, सब कुछ सही करता था, तो क्या है ना, इस ये चीज जो है वो किसके पार्ट है, वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? अगली क्लास में हम इसके जो बचे हुए हैं वो 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट थर्ड क्लास में 100 to 150 तक के क्वेश्चन करके इस सीरीज को खत्म करेंगे। फिर अगली नेक्स्ट सीरीज हम जो है वो शुरू करेंगे। काफी सारे कमेंट्स आप लोगों के आए कि इस सीरीज को बंद मत करिए, तो आई मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि हम इसको मतलब बंद करेंगे या चालू रखेंगे। वी विल गो थ्रू द रिस्पॉन्स, देन वी विल आइडेंटिफाई दैट इज कि आपके लिए ये नेसेसरी है कि नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ओवर ट्रेनिंग। अब आप इसको गौर से देखिए, ये क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ओवर ट्रेनिंग, मतलब आपने ट्रेनिंग ज्यादा की तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है इनमें से क्या नहीं होंगे, उसको देखिए। इंक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट। अब आप ये देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता है, हमेशा जो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है वो कम हो जाती है, क्यों? कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी हार्ट रेट काफी ज्यादा होती है, और उस कंडीशन में जो स्टॉक वॉल्यूम होता है हमारा वो बढ़ जाता है। तो जितना जब हम रेस्ट में आते हैं तो जितना ब्लड पंप एक पूरे मतलब पूरे 1 मिनट में करना होता है, ठीक है, उससे कहीं कम स्ट्रोक्स में ही, जो कम स्ट्रोक्स में ही उसको पूर्ति कर देता है हार्ट। तो जो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है एक्चुअल हार्ट रेट से, ठीक है? तो ये ए आंसर होगा नहीं इसका, काट दीजिए इसको। वेट लॉस,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ओवरलोडिंग। तो वेट लॉस से संबंधित ये रहेगा या नहीं रहेगा आगे देखेंगे, इसको हम काट नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, तो इस आंसर को आप काट दीजिए चाहे तो। अच्छा, लिम्फोसाइटोपिया, इसको आप और समझ लीजिए, ये क्या है, एक WBC जो सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल, उन्हीं का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो व्हाइट ब्लड सेल लिम्फोसाइट ये जो है वो ज़्यादा या कम हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो है बहुत अहम रोल अदा करती है किसमें, इम्यून सिस्टम को बिल्टअप करने में। तो इसका भी कोई पार्ट जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में नहीं है। इरिटेबिलिटी क्या है, इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेबिलिटी, आप में चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, किससे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ओवर ट्रेनिंग। अभी देखिए आप, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या नहीं है, तो इसमें इरिटेबिलिटी जो क्या है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो, अगर आप फिजियोलॉजिकल ओवर ट्रेनिंग आप कर रहे हैं बार बार से आपको जो ट्रेनिंग है उसको, अच्छा ओवर ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ वेट ट्रेनिंग कराई जा रही है, ठीक है। ओवर ट्रेनिंग का मतलब ये भी होता है कि ढेर सारी टेस्ट बैटरी जो है वो एक दिन में आप कर रहे हैं। आपको जो जो क्या नाम है, जो ट्रेनिंग का लोड वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और आप उसको करने में सक्षम नहीं हो उतना ज्यादा, बस आप किसी वजह से उसको किए जा रहे हो, तो आप में एक इरिटेशन टाइप की आ जाती है, चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगा। वेरी नाइस, चलिए ठीक। तो सॉरी, तो आज की क्लास जो हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। ये 6th क्लास थी किसकी, सॉल्व पेपर सीरीज की। तो अगला इसका पार्ट जो हम बाद में करेंगे, ठीक है, कल इसका पार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इसमें जो भी मैंने आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा है मेनली, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप सही आंसर लिखते हैं वेल एंड गुड, अगर आपका आंसर सही नहीं होता है देन आई गिव यू द एग्जैक्ट फैक्ट अबाउट द इंटेंसिटी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।